अब बात करते हैं ट्रंप और किम की। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग के बीच टकराव एक बार फिर दिख रहा है। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के तटीय क्षेत्र में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। किम जोंग ने ये मिसाइल परीक्षण अमेरिका और साउथ कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास के जवाब में किया। उत्तर कोरिया ने कहा कि अमेरिकी एक्शन की वजह से एक बार फिर युद्ध की स्थिति बन रही है। 1953 के युद्ध विराम को खतरा है। उत्तर कोरिया ने पीले सागर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। साउथ कोरियाई सेना के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद प्योंगयांग का यह पहला बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट है। साउथ कोरिया और अमेरिका ने 11 दिन का वार्षिक फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू किया, जिसका उत्तर कोरिया विरोध कर रहा है और इसे अपने खिलाफ आक्रमण का पूर्वाभ्यास बता रहा है। उत्तर कोरिया ने 3 दिन पहले ही अमेरिका को धमकी दी थी और कहा था कि उनकी सीमा पर अगर सैन्य अभ्यास किया जाता है तो वो चुप नहीं बैठ सकता। ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान भी अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच तनातनी चरम पर पहुंच गई थी। किम जोंग की बहन ने 3 दिन पहले अमेरिका को चेतावनी जारी की थी और कहा था कि आप अपना युद्ध अभ्यास बंद करें। तो आखिरकार किस तरीके से ये हालात बन रहे हैं, हम बात करेंगे। एयर मार्शल रिटायर्ड ओपी तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ AK सिवाच रिटायर्ड में जनरल AK सिवाच साहब एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। हमारे साथ दीपक वोरा हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट एम्बेसडर वोरा, और साथ ही साथ हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ भी मौजूद हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन भी इस वक्त स्क्रीन पर हैं आपके सामने। सबसे पहले मैं डिप्लोमेटिकली जो है अब चीज़ें जो है क्या चल रही हैं क्या नहीं चल रही हैं, एम्बेसडर वोरा आपसे शुरू करना चाहता हूं, फिर मैं आऊँगा कि ये मिलिट्री एक्शन जिसको लेकर के अंदर खाते चल क्या रहा है और किम जोंग उनकी बहन जो है वो सामने आती कि वहाँ से तो डिप्लोमेसी की बात किस तरीके से की जाती होगी या की जा रही होगी, या फिर सिर्फ और सिर्फ इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल जब भी कोई पब्लिक अपीयरेंस में आता है, भले वो किम जोंग हो या फिर उनकी बहन हो, वो आता है। डिप्लोमेटिकली कुछ चल रहा होगा सर, कुछ है उम्मीद? मतलब किस तरीके का ये वॉर जोन और वॉर लॉक है, मैं ये कहूँ। बेस्ट हो रहा पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है सर, आपके चैनल पे बहुत सीखता हूँ। पर एक शिकायत है, आपने 4 सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स को और एक मेरे डिप्लोमेट को यहाँ रखा है। 4 to 1 आउट नंबरिंग ठीक नहीं होती, तो आपको मेरी तरफ रहना तो पड़ेगा। मैं भिड़वा नहीं रहा हूं ना, मैं तो डिबेट तो करवा नहीं रहा हूँ कि ऐसा है कि ये 2 वर्सेस 2 कर दूंगा। है ना सर? आप बातों से जंग लड़ना, वो मैदान पे जंग लड़के आ गए। मैं इस समय ट्रेन में हूँ, जयपुर से दिल्ली लौट रहा हूँ। कुछ देर में मेरी ट्रेन दिल्ली पहुंच जाएगी। तो अभी जो आपसे हम बात कर रहे हैं, जो आपने अभी विषय छेड़ा है नॉर्थ साउथ कोरिया का, 60 के लगभग इस समय स्थितियां हैं काइनेटिक वॉर या सिविल वॉर की। जो आपने गृह युद्ध की बात की, अभी देखना आपने सीरिया में भी हो रहा है, सूडान में हो रहा है, इधर उधर सब जगह हो रहा है। ट्रंप 1 में आपको याद होगा कि इसने किम जोंग उन को लिटिल रॉकेट मैन का खिताब दिया था और बोला कि मेरा रॉकेट जो है आपके रॉकेट से ज्यादा शक्तिशाली है। इन दोनों के बीच में बातचीत भी हुई थी सिंगापुर में। मैं था शांत हो सर गई थी वहां पे, स्थिति, मैं गया था। लेकिन सेंटोसा में जी दोनों मिले थे, बहुत तमाम चीजें हुई थी, वो मैंने एग्जैक्टली कवर किया। हाँ एग्जैक्टली। हाँ और हाँ। फिर उस वक्त फिर वो डार्लिंग डार्लिंग खत्म हो गया, फिर जो बुड्ढन आ गए और उन्होंने फिर पूरा शुरू कर दिया कि अमेरिका नंबर 1 है एटसेट्रा। अब मेरा मानना है सर, जो यूक्रेन का जंग है वो तकरीबन खत्म हो चुका है। वो सर्कस का जोकर सऊदी अरेबिया में है। कल परसों हम फिर से बातचीत करेंगे कि उसने हथियार देख दिए हैं। दूसरा मेरा मानना है कि गाजा का जो मुद्दा है वो रिजॉल्व हो चुका है। वो सुनेगा नहीं ट्रंप, ना सुनेगा इसराइल। वो पैलेस्टीनियंस को बाहर निकालेंगे और फिर वहां पे वो रिवियरा बनेगा और आप और हम अगला शो वहां से करेंगे। बड़ी खूबसूरत जगह है मेडिटेरेनियन कोस्ट गाजा का, मैं वहां पर गया हुआ हूँ। अब बचता है कोरियन पेनिनसुला। अब वो साउथ चाइना सी से कितनी ट्रेड जाती है नहीं जाती है तो सब विकीपीडिया पे आप पढ़ लेंगे। मेरा मानना यह है कि इस समय दाना फेंक रहा है। दाना क्या है कि देख टाइगर, मैं करूंगा ताइवान पर हमला और अमेरिका का ध्यान उधर होगा। फिर तू चुपचाप से, जो हमेशा चाहता है कि कोरियन रियूनिफिकेशन हो, तू चढ़ जाए उस साउथ कोरिया के ऊपर। ये उसका अल्टीमेट एम है। उसने एक तो पाल रखा है इसको जो बाऊ बाऊ करता है जब जरूरत है। दूसरा हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, वो भी बाऊ बाऊ हमारी तरफ करता है जब चीन उसको कहता है करने के लिए। बट कोरियन पेनिनसुला मेरा मानना है सर खतरनाक एरिया है और किम जोंग ये जानता है कि सीधा वो टक्कर ले नहीं सकता अमेरिका के लिए। हो सकता है
हो सकता है जो मिसाइलें उड़ा रहा है इनमें से एक आधी मिसाइल, क्योंकि इसके 3 दुश्मन है वहां पर, याद रखिए साउथ कोरिया अकेला नहीं है, जापान भी उसका दुश्मन है, ताइवान भी उसका दुश्मन है वहां पर। हो सकता है कि वो सीरियसली अपने न्यूक्लियर वेपन्स को एक्टिवेट कर ले, ये मेरा डर है। डिप्लोमेसी उस देश के, मैं तो रहा हूं उस एरिया में से, उसके साथ नहीं हो सकती। वो कहता कुछ है और उसकी डिप्लोमेसी ये है, हाथ में न्यूक्लियर वेपन लेके बोलेगा टाइगर आजा टेबल पे, अब बात करते हैं। दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। तो ये खतरनाक चीज है जो हो रही है। अमेरिका ड्रिल्स क्यों कर रहा है? वो रेगुलरली साउथ कोरिया को अश्योरेंस देना चाहता है कि घबरा मत, इस कमीने से घबराओ मत, मैं आपके साथ हूं। दैट अदरवाइज कोई तुक नहीं बनता वहां ड्रिल्स करने। इतने साल हो गए, अगर अभी तक साउथ कोरिया उस काबिल नहीं है कि अपनी रक्षा कर सके, तो फिर अमेरिकन सपोर्ट का क्या फायदा? तो ये मेरा मानना है कि ये शैडो बॉक्सिंग इस समय चल रही है, लेकिन वो जो बिगड़ा हुआ शहजादा नॉर्थ कोरिया का है, वो किसी समय भी शैडो बॉक्सिंग को रियल। और एक चीज़ और भी होती है ना, यू नेवर नो व्हाट इज़ हैपनिंग, क्योंकि चीज़ तो वहाँ से बाहर निकलती नहीं है। अब किस तरह की वॉच है, किस तरह की एजेंसी हैं, किस तरह की चीज़ें देख रही हैं, तो मिलिटरीली बहुत, जिसे हम ये कहें कि हाथ में न्यूक्लियर वेपन और पूरी दुनिया के लिए रोज़ एक मिसाइल का परीक्षण कर देना, वो भी न्यूक्लियर के। मैं सिवात साहब आपसे शुरू करता हूँ, फिर उसके बाद मेरे जो और बाकी 3 बॉक्सिंग कर डेकोरेटेड सकता है, मेहमान ये हैं, मैं खतरा उनके पास आऊँगा। है। सिवात सर। एक समझना पड़ेगा कि नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में जो 1953 के अंदर जो युद्ध हुआ था, उसके बाद सीज फायर नहीं हुआ, वहां पर ट्रूस है। इसका मतलब दे आर स्टिल एट वॉर। इस चीज को बड़ा ध्यान देना पड़ता है, इसका वैल्यू है। अच्छा, दूसरी पॉइंट ये है कि आपको पता है 56 में तो मेरे ख्याल से सीज फायर हुआ था, एक मतलब अनरिटन ही सही, लेकिन 56 से सचिन एक प्रकार से ट्रूस हो रखा है 1953 का। तो सच्चाई ये है कि दे आर टेक्निकली स्टिल एट वॉर। मगर एक चीज समझनी पड़ेगी कि देखो आज की तारीख में 9 देश ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर हथियार, 5 तो हैं जो P5 और 4 देश हैं वो जो बाद में बने। इसमें भारत भी, पाकिस्तान भी और इजराइल और नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया आज न्यूक्लियर पावर स्टेट है और नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर पावर बना है, जबकि अमेरिका नहीं चाहता था पूरी कोशिश करने के बाद। तो ये भी समझना चाहिए। और अभी जो इनके लीडर हैं किम जोंग उन, वो मैवरिक है, इसमें कोई शक नहीं। मगर ये जो एक्सरसाइज हो रही है, ये जो कि एक प्रकार से एनुअल एक्सरसाइज होती है, फ्रीडम शील्ड, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो अमेरिका है वो जापान के साथ भी, साउथ कोरिया के साथ भी हर साल ट्रेनिंग करता है। और साउथ कोरिया में उसके ट्रूप्स भी डिप्लॉयड है, उसकी एयर एक प्रकार से एयरफील्ड भी वहां पर है। तो ये सोचना कि भाई बहुत बड़ी चीज कर दी यूएस और साउथ कोरिया की कोई ट्रेनिंग हो रही है तो उसके कारण किम जोंग उन कुछ कर देंगे। मगर किम जोंग उन क्या करना चाहते हैं? देखो, किम जोंग उन ये दिखाना चाहते हैं वो कमजोर नहीं। जैसे ही अब इन्होंने एक्सरसाइज स्टार्ट की, इन्होंने ब्लास्टिक मिसाइल फायर की 300 किलोमीटर दूर, और ये ट्रम्प 2.0 की पहली बार। तो कहीं ना कहीं किम जोंग उन जो है एग्रेसिव हैं। किम जोंग उन अमेरिका को बताना चाहते हैं कि अगर आप जॉइंट एक्सरसाइज करेंगे तो हम कहीं किसी तक जा सकते हैं। उनके हिसाब से ये जॉइंट एक्सरसाइज प्रोवोकेटिव है, ये एक प्रकार से लड़ाई का एक पहला स्टेप है। मगर जो अमेरिका और साउथ कोरिया की पहचान है कि ये एक एनुअल ट्रेनिंग है। अगर आप देखें, चाहे साउथ कोरिया है चाहे जापान है, उनको अब लगने लगा है कि आने वाले समय में अगर उनको थ्रेट है वो चीन से भी है और नॉर्थ कोरिया से भी है। तो उसके लिए उन्हें अपने आप भी सक्षम होना पड़ेगा, जिस प्रकार से ताइवान को सक्षम किया है। अब आप देखें, जापान ने अपना जो डिफेंस बजट है उसको 2.5 गुना बढ़ा दिया। इसी प्रकार साउथ कोरिया भी आने वाले टाइम में अपनी जो डिफेंसेज है वो टोटली डिपेंडेंट नहीं होगा अमेरिका पे, क्योंकि अगर अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है तो वो उसकी खामियां हैं। तो साउथ कोरिया और जापान न्यूक्लियर हथियार नहीं है इनके पास, ओनली न्यूक्लियर हथियार अमेरिका के डिप्लॉय हैं। मगर अब उनका फोकस है कि किसी प्रकार से अपनी मिलिट्री शक्ति को बढ़ाना, क्योंकि जो नॉर्थ कोरिया है वो न्यूक्लियर स्टेट भी है और किम जोंग उन कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये सच्चाई है, ये एक वोलेटाइल है। दूसरा, कहीं ना कहीं ये एक्सेस जो है, जो रूस का, चीन का, नॉर्थ कोरिया का, ये बढ़ता जा रहा है। नॉर्थ कोरिया ने रूस को यूक्रेन लड़ाई के अंदर बहुत मदद की है, उसने उसको वेपन भी दिए हैं, अम्यूनिशन भी दिया है, और इसके तहत अमेरिका ने उसको एनर्जी दी है और फूड स्टफ दिया है। तो इनका भी आपस में मेल जोल बहुत बढ़ता जा रहा है। तो ये सच्चाई है कि जो अब हो रहा है ये
मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ी बात हो रही है, एनुअल एक्सरसाइज है, मगर जो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जिस प्रकार से ब्लास्टिक मिसाइल फायर की है किम जोंग उन ने, वो इशारा है कि वो किसी हद तक जा सकते हैं। और ये भी नहीं भूलना चाहिए हमें कि जब ट्रंप 1.0 में उन्होंने 3 बार मीटिंग की थी कि ट्रंप चाहते थे किम जोंग उनसे कोई बातचीत हो, कोई समझौता, वो हुआ नहीं। वो जैसे आप बता रहे थे पहले वहां पर जो एक प्रकार से सिंगापुर में हुई, फिर वियतनाम में हुई, मगर उसका कोई नतीजा नहीं निकला। मगर सच्चाई यह है कि ये जोन जो है वोलेटाइल जोन है, इसमें कोई शक नहीं। मगर चाहे साउथ कोरिया हो, जापान हो या ताइवान हो, आने वाले समय में ये अपनी मिलिट्री शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि वो अमेरिका पे ओवर डिपेंडेंट ना हो। सचिन, अब कर्नल नैन, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि फिर यहाँ से इसे फिर वो किस तरीके से देख रहे होंगे? वो ट्रंप को एक संदेश देना चाह रहे हैं कि हमसे पंगा न लेना, जो हो रहा है होने दो, या फिर ट्रंप जब कह देते हैं कि बाज आ जाओ, तो यहाँ से क्या एक्चुअली आप कैसे देखते हैं फिर इसको, कोरिया पेनिनसुला को? लगता है उन तक आवाज़ नहीं पहुंची। अगर यूके देवनाथ सर, आप तक यही प्रश्न मैं आपसे दोहराऊं कि आप किस तरीके की अभी स्ट्रेटेजिक स्थिति देखते हैं वहां? इसमें कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है हमेशा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग से काम करते हैं। जहां तक नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की बात है, वो ऐसा ही करेंगे जैसा कि एक रियल स्टेट डीलर करता है। वो कोशिश करेंगे कि साउथ कोरिया जो है उसकी कीमत बढ़ जाए और नॉर्थ कोरिया की कीमत कम हो जाए। इसीलिए वो बार बार धमकियों का इस्तेमाल करेंगे। सबसे बड़ी बात है, ये बड़े बड़े मिलिट्री एक्सरसाइज करके, जैसे अभी चल रही है फ्रीडम शील्ड 2025, वो नॉर्थ कोरिया को और नॉर्थ कोरिया के जो सहायक सपोर्टर्स हैं जैसे चीन और रशिया, उनको दिखा रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट बहुत जल्दी, बहुत द्रुत गति से वहां पर मैसिव फायर पावर जमा कर सकता है। जरूरत के मुताबिक कभी भी B-52 B-2 बम्बर ला सकता है, F-35 फाइटर विमान को तैनात कर सकता है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि दक्षिण कोरिया के बुसान में यूएस आर्मी, यूएस नेवी और यूएस एयरफोर्स का बहुत बड़ा जखीरा है। और इसको सपोर्ट देने के लिए जापान के ओकिनावा में भी 7th फ्लीट ने, पैसिफिक फ्लीट जो है यूएस नेवी की, उसने ओकिनावा में बहुत बड़ा एक नेवी का अड्डा बनाया हुआ है। अगर जरूरत पड़े तो गुआम से महज 2 घंटे की फ्लाइट भरकर अमेरिकन ने, यूएस एयरफोर्स के जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं, B-2 बॉम्बर्स हैं, B-52 बॉम्बर्स हैं, वो नॉर्थ कोरिया पहुंच सकते हैं। तो इन एक्सरसाइज को करके वो किम जोंग उन को संदेश दे रहे हैं कि वह अपने ही एरिया में रहे, अपने ही सीमित दायरे में रहे, दक्षिण कोरिया की तरफ देखकर ज्यादा छलांगे ना मारे। डोनाल्ड ट्रंप क्या दक्षिण कोरिया को इसी तरह से भविष्य में मदद देते रहेंगे? बहुत बड़े चांसेस हैं कि पर्दे के पीछे अब वो दक्षिण कोरिया को बोलेंगे कि अगर यूएस, अमेरिका की फौजें दक्षिण कोरिया को इस तरह की प्रोटेक्शन दे रही हैं, तो 2 चीजें करनी है। एक तो दक्षिण कोरिया को अपनी जीडीपी का और बड़ा हिस्सा अपने डिफेंस के लिए खर्च करना पड़ेगा। दूसरा, यूएस जो ये एक्सपेडिशनरी फोर्स दक्षिण कोरिया में डिप्लॉय करता है, उसका खर्चा भी भविष्य में दक्षिण कोरिया अपनी टैक्स पेयर की मशीन से, टैक्स पेयर के द्वारा पे करना शुरू कर दे, अमेरिका को देना शुरू कर दे। जी। और ओपी तिवारी सर, आप इसे फिर किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि क्या रियल पॉसिबिलिटी, जैसे कि अभी मिस्टर वोरा ने कहा, डिप्लोमेसी वहाँ पे है नहीं, आपको पता चल नहीं रहा, और वो कितने न्यूक्लियर, कैसे और क्या लेकर के बैठा है, स्थिति क्या है? देखिए, मैं इसमें थोड़ा कहना चाहूँगा कि नॉर्थ कोरिया इतने सैंक्शंस के, सबसे विश्व से अलग रह के भी वो अपने आप को प्रोग्रेस कर गया है। भले प्रोग्रेस की जानकारी हम लोगों को सही रूप में मिलती नहीं है, कहा जाता है कि वहाँ की जनता उनसे खुश नहीं है, ये भी एक डिबेटेबल पॉइंट है। इसके बावजूद भी उसने आर्मामेंट्स और इतने एमुनेशन इकट्ठा कर लिए ताकि वो डरता नहीं। अब देखिए, पिछले साल एक बार जब चाइना ने भी अमेरिका को वार्निंग की थी कि ताइवान में आपके फॉरेन मिनिस्टर नहीं आने चाहिए, आई मे बी स्लाइटली मिस्टेक, बट वो आए और चाइना ने कोई एक्शन नहीं लिया। नॉर्थ कोरिया ने भी उनको वार्निंग दिया था अमेरिका को कि आपकी जो ऑफिशियल विजिट जो भी कर रहे थे साउथ कोरिया में नहीं आएंगे, नहीं तो हम कुछ एक्शन लेंगे। तो उस टाइम भी उन्होंने फायरिंग की थी।
तो ये नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है किम जोंग जो भी चाहते हैं कि हमें कोई लाइटली मत ले, मैं जो कहता हूं वो करता हूं। जहां तक मिलिट्री सवाल है, फ्रॉम मिलिट्री कंसेप्ट से ये काफी स्ट्रांग है नॉर्थ कोरिया। जिस तरीके से एक बार इन्होंने किया था 180 एयरक्राफ्ट एक साथ इन्होंने एयरक्राफ्ट में लॉन्च किया था एयर में, और सारे फ्लाइंग कर रहे थे। किसी भी देश के पास कितने भी जहाज हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की कैपेबिलिटी जहां इतने नंबर ऑफ जहाज एक साथ एयर में लॉन्च हो जाए, तो ये अपने आप को अब दिखाना भी चाहते हैं कि हम आप भले ही लोगों से अलग रहें लेकिन हम मजबूत हैं। और मजबूती नहीं है, वो कहता है कि मैं जो कहता हूं वो करूंगा। ये दूसरी बार भी इन्होंने किया। अब कितनी मिसाइल्स फायर की तो देख लिया। अब साउथ कोरिया के एयरक्राफ्ट एक्सरसाइज कर रहे थे, कल या परसों उन्होंने अपने एरिया में बॉम्ब गिरा दिया। वो बॉम्ब गिरा के कई लोग मारे गए, तो इसका भी एक बहाना लेके ये तो अटैक करेंगे। अब नॉर्थ कोरिया को हल्के में नहीं रहना चाहिए, चाहे कोई भी देश हो, बिकॉज नॉर्थ कोरिया के साथ ज्यादा पंगा लेने में दूसरा जो अलाइनमेंट है चाइना, नॉर्थ कोरिया, रशिया, वो स्ट्रांग हो जाएगा। अब नॉर्थ कोरिया जो कहता है वो करेगा ही, वो करता भी है। 2 बार तो पिछले 1 साल में 2 बार इसने सिद्ध कर दिया। वी डोंट टेक हिम लाइटली। और इतने अच्छे मतलब फर्म स्टेप लेने के लिए अपने आप में अंदर से वो मजबूत होगा। इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं कर सकता है कि ताकि वो नॉर्थ कोरिया, अमेरिका और कई देश मिलकर उसको बर्बाद कर सके। उसकी कोई मजबूरियां होंगी, इतने सैंक्शंस हैं सब कुछ के बावजूद। तो ये अपना भी दिखाना चाहता है। हो सकता है कि अमेरिका के साथ भी निगोशिएशन टेबल पर इस बार आ जाए कि हमारी बात मानी जाए। साउथ कोरिया के अलग कंपल्शंस है। साउथ कोरिया ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका से और दूसरे देशों में काफी आगे चल रहा है। मिलिटरीली नॉर्थ एरिया के साथ वो मैच अभी फिलहाल नहीं है। और अमेरिका अगर कुछ साउथ कोरिया ने कुछ पंगे लेने की कोशिश किया, कुछ करने की कोशिश की, तो नॉर्थ कोरिया के सामने विदाउट अमेरिका के सपोर्ट से वो टिक नहीं सकता। ये जब जैसे वे देवनाथ साहब बता ही रहे थे कि अभी इनको अपने भी मजबूत होना पड़ेगा। शिवाजी साहब भी कह रहे थे कि जापान हो, सबने अपना डिफेंस खर्चा बढ़ाया है, इनको अपने ऊपर भी सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा ताकि अब इनका सामना कर सके। ये तो अपना इतने दिनों से आइसोलेटेड हो के भी नॉर्थ कोरिया ने अपने आप को काफी मजबूत किया है। अब अंदर की सिचुएशन, अगर अंदर उनकी सिचुएशन, इंटरनल सिचुएशन खराब होती तो कुछ ना कुछ किसी रूप में आगे आते। और अपनी बहन, उनकी बहन भी जो लीडरशिप जो स्टेटमेंट दे रही है, क्या कर रही है, इट शोज दैट कि पूरे परिवार का अच्छा कंट्रोल है उनके ऊपर, अच्छा कंट्रोल है और जो चाहे वो कर सकते हैं। तो इनको हल्के में लाइटली मत लिया जाए। नॉर्थ कोरिया इसी तरीके से हो सकता है कि लाइमलाइट में और मेन स्ट्रीम में भी आने की कोशिश करे, इस तरीके से उनको अटैच किया जाए। ये कई पॉसिबिलिटीज है, समय आएगा तब पता चलेगा। लेकिन इनको किसी भी देश को, विश्व में किसी भी देश को इनको हल्के में, इनको लाइटली से नहीं लेना चाहिए। कर्नल नैन, क्या यहाँ पर पता होगा अमेरिका को भी, ट्रंप को भी अंदाज़ा तो होगा, जाहिर सी बात है अमेरिका है, कि किस तरीके का थ्रेट है, किस तरीके का थ्रेट परसेप्शन है और क्या कुछ किम जोंग उनके पास है और वो कैसे। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि एक बार वो टेबल पे आया था सिंगापुर में, वो कवर किया था, मैं भी वहाँ पर मौजूद था, तमाम रिपोर्टर्स थे, पूरी दुनिया से मीडिया आया था। लेकिन अल्टीमेटली फिर वही कि वो न्यूक्लियर नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए, या पहले सैंक्शन हटाओ फिर कुछ बात हो जाए। और वो वहाँ से जिस तरीके से हमने देखा कि रातों रात उड़ गया था और वहाँ से वो वार्ता जो है वो ज़्यादा नहीं चली थी। तो उस लिहाज से देखा जाए तो क्या है, वो एक एटम बम है जो कभी भी फट सकता है। अमेरिका को इस चीज़ का क्या अंदाज़ा है? ट्रंप एक बार फिर से आकर के पहले आंख दिखा रहे हैं। आप इस इक्वेशन को कैसे देखते हैं? सचिन, 2-3 पहलू है इसके। सबसे पहले तो जो आपने बोला कि उसके नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि इससे सैंक्शंस लगाओगे भी क्या, कितने लगे हुए हैं। फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन, उसने अभी जापान के ऊपर से तो फायर किए मिसाइल्स को, तो सरेआम तौहीन है उसकी। तो क्या रेजोल्यूशन बनवाओगे एक पर, तो फिर तोड़ेगा। तो फिर तीसरी बात रह जाती है तो बातचीत, जो डोनाल्ड ट्रंप ने करके देख ली। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि जो समीकरण डोनाल्ड ट्रंप के पहले वाले उसमें थे, टर्म में थे, अभी जियोपॉलिटिक्स के समीकरण बदल चुके हैं। देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को बहुत भली भांति भाप लिया था कि चीन, नॉर्थ कोरिया और रशिया का जो गठजोड़ है ये खतरनाक है, तो रशिया को अलग करना बहुत जरूरी है। लिहाजा रशिया की काफी कुछ शर्तें, यहाँ तक कि जो लैंड उसने ग्रैब कर ली है अभी यूक्रेन की, वहां पर जेलेंस्की को दबा करके वहां तक के सौदे की बात हो गई। और इस बात को ना तो चीन पसंद करेगा और ना नॉर्थ कोरिया, क्योंकि इन दोनों ने रशिया की काफी मदद की है। तो नॉर्थ कोरिया के 10,000 सैनिक
रशिया के अंदर बैठे हो, तो लड़ रहे हैं उसकी तरफ। अब आई बात कि जो अभी जो इसने किम जोंग उन ने जो फायर किया है, ये मिसाइल फायर किए हैं, लेकिन 2 महीने पहले अगर आपको याद हो, जब एंटनी ब्लिंकन गए थे सियोल, तब भी इसने यही नाटक किया था, और ये हमेशा करता है। और ये जो फ्रीडम शील्ड नाम की जो एक्सरसाइज हमेशा साउथ कोरिया और अमेरिका करते रहते हैं, और इस साल जो कर रहे हैं, इसके शुरुआती दौर में भी इसने काफी रॉकेट फायर किए। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो बात सनकी तानाशाह बोलता रहा इनको, अमेरिका को भी और साउथ कोरिया को भी, कि आपकी एक्सरसाइज को हम इन्वेजन मानते हैं, कि आप इन्वेजन की तैयारी कर रहे हैं और हमें प्रोवोक कर रहे हो, और एक हल्की सी चिंगारी, एक हल्की सी गलती हम दोनों के बीच में बहुत भयंकर युद्ध करेगी, लिहाजा एक्सरसाइज ना करें। और वहां दूसरी ओर अमेरिका और जो साउथ कोरिया है, वो अपनी प्रिपेयर्डनेस को बनाने के लिए एक्सरसाइज करते हैं। और अभी हाथ में एक हादसा भी हुआ सचिन, जो से 40 किलोमीटर दूर पेंजियोन नाम के इलाके के अंदर 2 साउथ कोरियन फाइटर एयरक्राफ्ट ने, चूंकि अपने कोऑर्डिनेट्स भी चेक नहीं किए टारगेट के, तो एक गांव के ऊपर फायर कर दिया, जहां 17 से 20 लोग घायल भी हुए, शायद 1-2 मरे भी हैं। और इसी बात को लेकर के किम जोंग उन हमेशा इनको चेताता है कि अगर हमारे यहाँ तो तुमने ऐसा किया या हमारे यहाँ मिस फायर हो गया, तो फिर यह बात गलत हो जाएगी। रही बात जो इस बार उन्होंने आज किया है, वो किया है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का फायर। और कहां किया है? येलो सी में। इधर से किया है जापान के ऊपर से, जिससे कि जापान को भी एंटेगनाइज किया है। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि आज की तारीख में ये जो फायर किया किम जोंग उन ने होने के बाद, दुनिया तो ये कह रही थी कि किम जोंग उन तो एक न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है और करेगा। अभी उसने ये तो वो रोक रखा था अपने आप को, वो सिर्फ इसलिए कि जो सीसीपी है चाइना में, उनकी कांग्रेस की मीटिंग होनी है, और ये नहीं चाहता कि चाइना एंटेगनाइज हो जाए। लेकिन वो न्यूक्लियर जो टेस्ट है, उसकी प्रिपरेशन करके बैठा हुआ है। ये ऐसे सन की आदमी को, जो कि वहां पे सभी तरह की तैयारी करके बैठा है, तो चीन के साथ में हैंड इन ग्लव है। मैं नहीं समझता हूं कि हम ये कहें कि ये जो हरकत उसने आज की है तो कोई नई बात है। हमेशा से वो करता आया है, और अमेरिका उसको हमेशा से उसी एंगल से देखता है जिस एंगल से पहले देख रहा था। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये पहली बार मिसाइल फायर हुआ है, और मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में सनकी तानाशाह के लिए कोई ना कोई प्लान है। क्या अमेरिका के पास, अगर मैं इससे जिसे कहूं कि इस वक्त सिवात सर, मैं आपसे शुरू करता हूं, दोबारा से एक टर्न अराउंड आता हूं कि यहाँ पर अमेरिका के पास भी है, जैसे वो कहते हैं टफ नेगोशिएटर, ये क्या नेगोशिएट कर रहा है या कर सकता है? क्या चैनल चल रहा होगा? नॉर्थ कोरिया, सच्चाई है कि एक न्यूक्लियर हथियार बना लिए इसने। इसके पास 60 से 70 न्यूक्लियर हथियार है। इसके बावजूद कि इसके ऊपर बहुत सैंक्शन थी और इसके ऊपर दबाव था कि न्यूक्लियर हथियार ना बनाए, क्योंकि ये सच्चाई है, ये 4 देश जो बने, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया, अगर आप देखें, भारत ने के पास तो क्षमता खुद थी, इजराइल ने भी कहीं ना कहीं अमेरिका ने उसकी हेल्प की और खुद भी बनाया, पाकिस्तान ने चोरी छुपे किया, और नॉर्थ कोरिया को जो हेल्प की है वो बेसिकली की है चीन ने और पाकिस्तान ने। तो नॉर्थ कोरिया को अगर आपने हैंडल करना है, तो डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्रंप .10 थी कि आपने इसके ऊपर सैंक्शन लगा के देख ली, उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ये एक न्यूक्लियर स्टेल है, इसको मैनेज करो। अगर आप इसको डरा के सोचोगे कि ये दब जाएगा, कुछ करेगा, ये मैवरिक है, ये नहीं करेगा। तो इसलिए मुझे लगता है जो डोनाल्ड ट्रंप 1.0 में जो वो नहीं कर पाए कि बातचीत करके कोई समझौता, मुझे लगता है वो शायद ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि सच्चाई यह है कि ये तो बात में दम है कि आज रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया और ईरान का एक नेक्सिस है, मगर ये भी सच्चाई है कि अमेरिका चाहता है किसी तरीके से रूस को इस पलड़े से निकाला जाए, क्योंकि वो चाहते नहीं कि रूस जो है चाइना के पलड़े में आए। रूस से वो एक अच्छे रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है उनका जो कंपटीटर और एक प्रकार एडवर्सरी चीन है। मगर चीन के साथ आपको देखेंगे कि नॉर्थ कोरिया हरदम रहेगा। उसकी वजह यही है कि इसके ऊपर इतनी सैंक्शन लगी हुई है कि और कोई देश तो इनसे व्यापार करता नहीं, तो इसको ज्यादातर डिपेंडेंट होना पड़ता है इन्हीं 3 देशों पे। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप 2.0 में जो काम वो ट्रंप 1.0 में नहीं कर पाए, वो शायद कर सकते हैं, क्योंकि वो चाहेंगे कि इसको मैनेज करें।
क्योंकि आप उसको डरा इसको के धमका के मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं, एक अटेम्प्ट कर ट्राई चुके हैं। ट्राई ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार जो ट्राई कर रहे थे सक्सेसफुल नहीं हुई, उसकी दो वजह थी। आपने बहुत सही बताया कि सिंगापुर में आप गए, उसके बाद आप देखें वियतनाम में भी एक बार इनकी मीटिंग हुई थी, मगर वो सक्सेसफुल नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक वो उस बात पे बात बिगड़ गई कि ब्लास्टिक मिसाइल के ऊपर कैप करने के लिए वो मान नहीं रहा था, और उसके बाद फिर उनका टाइम खत्म हुआ। हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकता कि कोई गारंटी है, पर कोशिश हो सकती है। इतना आसान नहीं है एक प्रकार से किम जोंग उन को आप स्किन आउट करना, उसको ये सोचना कि वो डर जाएगा, दब जाएगा, उसके प्रेशर आ जाएगा, वो नहीं आएगा, क्योंकि इतनी इकोनॉमिक सैंक्शन के बाद भी वो अभी भी चल रहा है, और किस प्रकार से उसने न्यूक्लियर हथियार बना लिए, और किस प्रकार से वो खतरा है साउथ कोरिया के लिए और जापान के लिए। तो मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका यही है, बातचीत से कोई चीज निकले, इसके ऊपर सैंक्शन लगाने से कोई फायदा नहीं है। जो ट्रंप 1.0 में वो नहीं कर पाए, ट्रंप 2.0 में करने की कोशिश करें। सच्चे तिवारी सर, क्या लगता है आपको यहाँ से कि क्योंकि वो भी तो दूध का झला ही है ना, अब वो उसको और तो कोई ऑप्शंस उसके पास है नहीं, अब वो अपने घर में अकेला रहता है, अंदर क्या चलता है क्या नहीं चलता। ठीक है, ट्रंप एक बार फिर से, शिवाजी साहब ने ठीक कहा कि मेन स्ट्रीम वाला जो है एक विंडो वो भी ओपन रख सकते हैं, ट्रंप जो है तमाम चीज़ें करते हैं। तो ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति, इस व्यक्ति का करेक्टर और ये एक देश कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, शिवाजी साहब की बात से मैं पूरा सहमत हूँ। थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा कि देखिए, ये जो है ना, ट्रंप ट्रंप नॉर्थ कोरिया इनके अभी एजेंडा लिस्ट में काफी नीचे होगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज तो हो सकता था कि पहले की प्लान्ड हो, एनुअल एक्सरसाइज है, तो इसमें इंटरफेयर नहीं किया होगा उन्होंने, और एक्सरसाइज होने दिया और इसका रिएक्शन देख लिया। तो ट्रंप जो है, उनके कई और एरिया है जहां उनको भी कंसंट्रेट करना है, डिसीजन लेने हैं, आगे बढ़ने हैं। नॉर्थ कोरिया इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट फॉर हिम, जहां तक मेरा ख्याल है, पीपल में एग्री। तो ये इस तरफ आना उनके लिए तो अभी फिलहाल कदम नहीं है, बिकॉज उनके और कई मेजर इश्यूज है, जिससे जो अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका को जहां पर है वहीं रह के आगे बढ़ाने की जो कोशिश है, और नॉर्थ कोरिया की तरफ डाइवर्ट करना नहीं चाहेंगे, अवॉइड करेंगे भरसक, जब तक नॉर्थ कोरिया खुद ही ना चाहे कि हम इस आपके साथ हम वार्ता के लिए तैयार हो। क्योंकि इनके पास इतना समय नहीं है। प्रायोरिटी लिस्ट में नॉर्थ कोरिया मेरे ख्याल से काफी नीचे होगा। उनके जो अलग इश्यूज हैं वो टैरिफ्स हैं, अपनी कंपनीज बढ़ानी है, अपने प्रोडक्शन बढ़ाने हैं, अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग लेके आनी है, और फ्यूचर में चाइना को भी काउंटर करना है। अभी चाइना इसलिए आगे बढ़ रहा है कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जो कि ऑटोमोबाइल्स, मिसाइल्स में, एयरक्राफ्ट्स में और सोलर्स में सब में लगते हैं, वो चाइना के पास ही 60% है। अमेरिका इज रनिंग शॉर्ट। तो फ्यूचर में जो भी इकोनॉमी और डेवलपमेंट का सवाल है, अमेरिका अभी उसको चाइना को काउंटर कर रहा है, चाइना को अपडेट कर रहा है, इसलिए वो रूस की तरफ भी सपोर्ट आ रहा है। तो नॉर्थ कोरिया वाला इशू तो मेरे ख्याल से कोई बहुत इशू उनके लिए नहीं होगा, और नीदर वो डाइवर्ट करना चाहेंगे, ये मेरा अपना पर्सनल धारणा है, क्योंकि उनके अदर और कई मेजर इश्यूज हैं। और नॉर्थ कोरिया इतना बड़ा, नॉर्थ कोरिया को डराना अमेरिका को नहीं है, नॉर्थ कोरिया डरा साउथ कोरिया का रहा है कि भाई नॉर्थ, आप अमेरिकन जहां जाके हमारे पास बॉम्ब कर सकते हैं, लेकिन हम साउथ कोरिया आपको खत्म कर देंगे, नॉर्थ कोरिया से लड़ने कोई नहीं जाएगा। तो इंडिकेशन वेरी क्लियरली है साउथ कोरिया को कि आप अमेरिका को हमारे पास मत लेके आओ, और इनडायरेक्ट इंडिकेशंस है। अब मेरे ख्याल से इस अभी प्रेजेंट सिनेरियो में डोनाल्ड ट्रंप जो होंगे, इस कंडीशन को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, जब तक उनके अलग मेजर इश्यूज, कई सारे इश्यूज जब तक सॉल्व नहीं हो पाते। यूके देवनाथ सर, इसमें कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इस वक्त व्यस्त हैं, जैसे कि मशल तिवारी सर ने बोला। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है, उनकी प्रायोरिटी जाहिर बात है रहेगी रूस यूक्रेन युद्ध, उसके बाद इजराइल हमास युद्ध, उसके बाद ईरान को कैसे शांत किया जाए। लेकिन क्योंकि उनका कार्यकाल 4 साल लंबा है और वो एक लेगेसी, वो चाहते हैं कि हमेशा अमेरिका की जो भविष्य की पीढ़ियां हैं उनको याद रखें कि वो अपने 2 कार्यकालों में किस तरह से हाईली सक्सेसफुल रहे थे। तो वो चाहेंगे डेफिनेटली कि नॉर्थ कोरिया को टैकल किया जाए। नॉर्थ कोरिया को डराकर धमकाकर टैकल करना असंभव है। नॉर्थ कोरिया और चीन का आपसी संबंध बहुत ही मजबूत है। उनकी एक म्यूचुअल ट्रीटी है, कोऑपरेशन, फ्रेंडशिप, मिलिट्री एड देने की, जो कि वो हर 20-20 साल में रिन्यू करते हैं। लास्ट नॉर्थ कोरिया और चीन की जो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन थी, वो 2021 में रिन्यू हुई। तो अगर नॉर्थ कोरिया को लगा कि उसके ऊपर कोई हमला हो रहा है,
तो चीन बाध्य है। और चीन की जो एयरफोर्स है रेगुलरली क्या करती है कि नॉर्थ कोरिया के नॉर्थ में एक नदी है यालू रिवर, चीन की एयरफोर्स अक्सर यालू रिवर के ऊपर आकर एयर टू एयर कॉम्बैट दर्शाती है। यानी ये डायरेक्ट इंडिकेशन है यूएस एयरफोर्स को कि अगर नॉर्थ कोरिया के ऊपर कोई हमला करने की कोशिश की गई तो चीन की जो पीएलए एयरफोर्स है वो येलो रिवर को क्रॉस करके नॉर्थ कोरिया के आसमान में घुसकर नॉर्थ कोरिया को कम से कम एयर डिफेंस प्रोटेक्शन तो देगी ही, ताकि यूएस एयरफोर्स या साउथ कोरिया के जो फाइटर विमान है या जापान एयरफोर्स के जो विमान है वो नॉर्थ कोरिया में ना घुस सके। यानी डिफेंसिव सपोर्ट डेफिनेटली चाइनीज एयरफोर्स नॉर्थ कोरिया को देगी अगर कोई तनाव बढ़ जाता है। जी फिर अगर इस स्थिति में अगर ऐसी चीज़ होती है तो फिर कर्नल लैन ना, एक तो 2 पॉइंट, एक क्या मैनेज किया जा सकता है, उसे झुकाया जा सकता है जो अब तक नहीं झुका, एक बार पहले भी कोशिश हुई थी, ट्रंप के हाथ में क्या है, और दूसरा ये कि अभी इन्होंने कहा कि वह चाइना जो है वो सपोर्ट देता है और वो ट्रेन से भी हमने देखा कि रशिया भी पहुंच जाते हैं और ये तमाम चीज़ें हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है फिर तो ये तो ग्लोबली देखा जाए तो फिर तो बहुत बड़ी होगी, क्योंकि अमेरिका सीधे तौर पर, और अगर ये 2 बड़े नेशन साथ उसके इन्वॉल्व हैं या साथ देते हैं तो क्या फिर खुले तौर पर कोई बचाने आएगा अगर बाय चांस कोई मिसहैप या फिर यूं कहें कि जिससे क्या कहते हैं कोई 1-2 मिस फायर या कुछ भी अगर होता है तो? देखो सचिन, मैं मानता हूं कि अभी डोनाल्ड ट्रंप काफी बिजी है और वो ग्रेटर अमेरिका की तरफ अपना काम कर रहा है, चाहे वो गाजा हो, चाहे ग्रीनलैंड हो, कनाडा हो, जो इनकी कैनाल है जो कि कहता है कि चाइना ने उसको घेर लिया है, एंड वो हो, या मैक्सिको इलाका हो। परंतु ये भी सच है कि एक बहुत बड़ा गैम्बल ट्रंप ने खेला है नाटो के और जो आप यूरोपियन नेशंस के साथ, और उसने इंश्योर कर दिया कि जहां पहले वो 2% की जीडीपी को बोल रहा था डिफेंस में खर्च करने के लिए, इनको 5% का नया टारगेट दे दिया। और अब ये लोग हैं जो यूक्रेन के साथ में उलझे रहेंगे। लेकिन अमेरिका देख रहा था कि रशिया के यूक्रेन के युद्ध का सबसे ज्यादा फायदा करके उठा रहा था वो था चीन। तो ताइवान की तरफ अपनी आंखें टेढ़ी करनी शुरू कर दी और उन्होंने जो एक्सरसाइज की है ताइवान के चारों तरफ, वो था जहां पे डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहने को तो कहते हैं कि मैं पुराना आइडिया लेके नहीं चल रहा हूं चीन के साथ, लेकिन ये वही प्रेसिडेंट है जिन्होंने कोरोना को चाइना वायरस बोला था। और ये भूलते नहीं कि जो इकोनॉमी को धक्का लगा था, कोई बिजनेसमैन है, उसमें चीन का कोरोना के टाइम पे कितना बड़ा मतलब रोल रहा था। अब ये भी बात सच है कि नॉर्थ कोरिया और चीन एक दूसरे के साथ, उनको आप अलग ना समझें, क्योंकि ये तो जैसे अभी बताया गया उनके बीच में बहुत ट्रीटीज हैं और सेविंग ग्रेस हमेशा नॉर्थ कोरिया का कोई है तो चाइना ही है। अब ऐसे के अंदर ये कहना कि नॉर्थ कोरिया जो है उसको इग्नोर कर दिया जाए, मैं समझता हूं गलत होगा। ट्रंप की डेफिनेटली ये पॉलिसी होगी कि सैंक्शंस हटा के, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि तो ऊपर और आप यूएन रेजोल्यूशन लगा दो तो उसको भी तोड़ेंगे, और सैंक्शन लगाने की कोई गुंजाइश है नहीं, हटाने की है। और लास्ट में तीसरी बात रहे तो बातचीत, तो डोनाल्ड ट्रंप ने पिछली बार भी बातचीत का तरीका अपनाया था, इस बार भी अपनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो चीन को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है। उसने वियतनाम हो, साउथ कोरिया हो, जापान हो, देखिए किस तरीके से साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिका का टारगेट बनता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की पहली वाली टेन्योर रही है, उसमें यह सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट एरिया था और वहीं पे वो आएगा। अब जिस प्रकार से किंग जोंग उन ने एक्सपेरिमेंट किया है मिसाइल्स का, या जो मैं समझता हूं कि कुछ ही समय का टाइम बहाना ढूंढ रहा है कि उसने अभी हाइड्रोजन बॉम्ब का या न्यूक्लियर बॉम्ब का एक और एक्सप्लोजन करना है, टेस्ट करना है, तैयारी पूरी है उसकी। लेकिन क्योंकि चीन के अंदर अभी तो कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस है, उसकी मीटिंग होनी है, एंटेगनाइज नहीं करना चाहता, मेरा ऐसा मानना है, तो चुपचाप बैठा है। अचानक से जो मिसाइल फायर की है, इसने सिनेरियो थोड़ा सा बदल दिया। तो हो सकता है कि जो उन चाह रहा हो डोनाल्ड ट्रंप को बताना, मैं भी हूं, और ध्यान दे लो डोनाल्ड ट्रंप की अगर पिछले वीक की आप स्टेटमेंट देखें, जहां इजराइल और अमेरिका ईरान के साथ में इतना
तरीके से आगे सोच रहे हैं, अब तक के प्लान बना लिए थे अफगानिस्तान के एयर बेसिस यूज करके कैसे इनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है और ईरान की दाना है। आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को भी दाना फेंका कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि आप न्यूक्लियर टॉक्स में आ सके। जो के राष्ट्रपति हैं अभी, वो चाहते हैं कि वेस्ट के साथ में थोड़ी पैचअप हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आगे जो जियोपॉलिटिक्स बढ़ने जा रही है, ये दिखाएगा कि भाई ये जो सन की तानाशाह है किम जोंग उन, अब इसका रुख क्या रहता है। मेरा मानना ये है, यस डोनाल्ड ट्रंप ओनली टेक द फर्स्ट स्टेप वाला जो उसका रास्ता था, इससे बातचीत करना, इसके सैंक्शंस के ऊपर इसको, क्योंकि ये तंग हो रखा है किम जोंग उन। और कोरिया के अंदर चीजें आसान नहीं है, सैंक्शंस के कारण ये देश अब तंगी में है। तो ऐसे में अगर कोई लालच आके पिछली बार आ गया था सिंगापुर में, हर जगह पे बातचीत करने जा रहा था, तो इस बार भी आने के चांसेस हैं। जो पॉलिटिक्स में आप मना नहीं कर सकती, हर एक देश अपना इंटरेस्ट देखता है। तो अगर ऐसा होता है तो उधर से रूस को उसने अलग कर दिया, इधर से साउथ कोरिया अलग हो गया। तो जिससे मेन लड़ाई है वो है चीन, चाहे आप उसको टैरिफ वॉर बोल लीजिएगा, चाहे साउथ चाइना सी का लड़ाई बोल लीजिएगा, और चाहे आप ताइवान के इलाके के अंदर का लड़ाई है, उसके अंदर अमेरिका का उसके सामने स्टैंड ऑफ करने का बोल लीजिएगा। जापान डेफिनेटली, जापान ने अपने स्टैंड बदला है। जापान को बहाना मिल रहा है कि जिस वादे को करके बैठा था नागासाकी पे, तो इनका अटैक हुआ था न्यूक्लियर बॉम्ब का, कि हम पीस में रहेंगे, हम मिलिट्री नहीं बनाएंगे, हम मिसाइल्स नहीं बनाएंगे, हम एयरक्राफ्ट नहीं बनाएंगे। जापान बदल रहा है, और जापान का बदलना चीन के लिए ठीक नहीं। तो अगर आप देखें सारे समीकरण को, टारगेट एक ही है, वो है चाइना। शिवाद सर, जापान का बढ़ना चीन के लिए ठीक नहीं है। असली जो जिसे कहते हैं जो वॉर कह लीजिए एक तरह की, वो कहना कि चाइना के साथ है। ट्रंप जो है अगर अमेरिका को दोबारा जो है वो ग्रेट बनाना चाहते हैं तो, और फिर उसके बाद मैं लेकर के आता हूँ कि क्या इसी के साथ ही एक ऐड ऑन कर देता हूँ कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जैसे मेन स्ट्रीम मैंने आपसे पूछा कि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया की दूरियां खत्म करने की एक कोशिश। आप म्यूट हैं शायद। हाँ, तो अगर चीन को अलग तलग करना है तो देखना है चीन के साथ है कौन कौन। चीन के साथ रूस है, चीन के साथ नॉर्थ कोरिया है, और चीन के साथ ईरान है। तो चीन के रूस के साथ वो कुछ ना कुछ बातचीत करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसी प्रकार से वो ईरान के साथ भी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको न्यूक्लियर डील बोलते हैं, 2018 में निकल गए थे, अब उसको भी वो रिवाइव करना चाहते हैं। इसीलिए उसने अयातुल्ला अल खमानी को चिट्ठी लिखी कि अगर आपसे बातचीत हो तो अगर इकोनॉमिक सैंक्शन हट जाएंगे, अगर न्यूक्लियर हथियार ना बनाने की तरफ जाए। हाँ, ये सच्चाई है कि आज की तारीख में अयातुल्ला अल खमानी ने उसको नहीं माना, हो सकता आने वाले समय में ये बात मानी जाए। तो मकसद क्या है? मकसद है डोनाल्ड ट्रंप का किसी तरीके से चीन अकेला छोड़ो, उसके साथ जो भी है उससे एक कोई ना कोई समझौता या संधि करो, या उसको उससे दूर करो। ये याद रखो, जो नॉर्थ कोरिया है वो रूस के भी बहुत क्लोज हो गया, क्योंकि सच्चाई 12,000 के जो इन्होंने ट्रुप्स भेजे थे कुर्स के अंदर, वो एक मिलिट्री अलायंस के तहत भेजे। मगर ये सच्चाई है जो सबसे ज़्यादा वो क्लोज चीन से है, और मुझे लगता है चीन को अकेला करने के लिए अमेरिका इन सब से दोस्ती करने की कोशिश करेगा, या इनको मैनेज करने की कोशिश करेगा कि वो एक प्रकार चीन से न दी। अब बात आती है जापान की। देखो, जापान एक ऐसा देश है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर अकेला लड़ रहा था जर्मनी के साथ, सभी कंट्री से। जापान की मिलिट्री कैपेबिलिटी बहुत थी, मगर उसको एक प्रकार से अम्ब्रेला, जिसको कहते हैं मिलिट्री अम्ब्रेला, अमेरिका ने दिया था। वो अपना पूरा फोकस जो था इकोनॉमी की तरफ ध्यान दे रहा था। मगर जिस प्रकार से अब डर पैदा हुआ है चीन की तरफ से भी, नॉर्थ कोरिया की तरफ से, तो मुझे लगता है कि जापान जो है आने वाले टाइम में एक प्रकार से बहुत बड़ी मिलिट्री पावर बन के उभरेगा। उसने 2.5 गुना अपना ज्यादा मिलिट्री जो डिफेंस बजट बढ़ाया है। आने वाले समय में ऐसा भी सोच सकते हो कि जापान जो है वो बेटर से बेटर हथियार अपने साथ जुड़ाएगा। और मुझे लगता है जापान के साथ एक और देश है जो कि आने वाले टाइम में अपने आप को की जो मिलिट्री है उसको बढ़ाएगा, वो है जर्मनी। क्योंकि जर्मनी को अब डर लगने लगा है
कि उसके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है, वो फ्रांस के हथियार हैं या यूके के हैं, क्योंकि अमेरिका अब न्यूक्लियर शील्ड देने को तैयार नहीं है। अगर वो न्यूक्लियर शील्ड नहीं देता, न्यूक्लियर हथियार नहीं डिप्लॉय करता है यूरोप के अंदर, हो सकता है आने वाले टाइम में जर्मनी क्या रुख होगा ये टाइम ही बताएगा। मगर ये बदलता समीकरण है, टर्निंग इफेक्ट हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जिसके नजदीक थे उनसे दूर जाने की कोशिश करें, स्पेशली जो यूरोप को देख के। यूरोप टोटली ओवर डिपेंडेंट था अमेरिका पे, और अब वो डिपेंडेंसी खत्म होती जा रही है। अब मुझे लगता है कि जो यूरोप है वो अपनी डिफेंस मजबूत करने की कोशिश करेगा। अब तक वो 2% जीडीपी से कम ही इस्तेमाल करता था अपना डिफेंस में। मुझे लगता है आने वाले समय में सभी देश 4 से 5% तक ले जाएंगे, अपनी डिफेंसेस को तैयार करेंगे, मजबूत करेंगे। और मुझे लगता है ये कोई अच्छी न्यूज़ रूस के लिए भी नहीं है, क्योंकि अगर ये स्ट्रांग होंगे तो रूस को भी बड़ी परेशानी हो सकती है। मगर ऐसा लगता है ये होने वाला है। और चीन, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अमेरिका चल रहा है वो चीन को आइसोलेट करना चाहता है, और ये जितने भी उसके साथ दोस्त हैं उसके, उनको मैनेज करेगा, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो रशिया हो। और मुझे लगता है नॉर्थ कोरिया को भी आने वाले टाइम में वो मैनेज करने की कोशिश करेगा, जैसे उसने ट्रंप 1.0 में किया था। सचिन तिवारी सर। देखो, मैं बात सहमत हूँ पूरी तरीके से। देखो, चाइना का जो है ना, चाइना मिलिटरली अपने आप को बहुत ही क्लेम कर रहा है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन वो उतना स्ट्रांग नहीं है। जितने भी इनके एयरक्राफ्ट बने हुए हैं सारे रिवर्स इंजीनियरिंग से बने हैं। तो जहां तक चाइना को अगर वीक करना है तो चाइना को इकोनॉमिकली वीक करना पड़ेगा। और ये मेरे ख्याल से भली बात ट्रंप को समझ में आ गया है कि जितनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, बिकॉज ऑफ अमेरिका की वजह से ही चाइना आगे बढ़े था। चाइना का पूरी, अमेरिका की पूरी मैन्युफैक्चरिंग और अदर प्लांट्स एवरीथिंग मार्केट अमेरिका का चाइना के पास था। अभी चाइना से ये इकोनॉमिकली फाइनेंशियली जब वीक करेंगे तभी चाइना लाइन में आएगा। और इसकी तरफ उनका कदम, और जिस तरीके से एलन मस्क को लेके आए हैं और जो प्लान चल रहा है, इस तरफ मेरे ख्याल से काफी आगे बढ़ रहा है। जहां मिलिट्रली दबा के रखना है तो सफिशिएंट न्यूक्लियर बॉम्ब तो रशिया के पास भी है, अमेरिका के पास भी है लड़ाई करने के लिए, लेकिन लड़ाई उस सिचुएशन में नहीं होगी। लेकिन जैसे अभी शिवाज साहब बता रहे थे कि डिफेंस बजट सबने बढ़ाना शुरू किया है, इसमें फायदा किसका होगा? इसमें अमेरिकन कंपनी का ही फायदा होगा, बिकॉज वही एक्सपोर्ट करेंगे, वो वही जो ट्रंप चाहते थे। अब जापान का जैसा पूरा सहमत हूँ, शिवाज साहब बोल रहे थे कि जापान एक पावर थी, समय व्यर्थ हुआ, लेकिन अगर उसे खर्च करना शुरू कर दिया है, आर्मामेंट्स और फ्लाइंग एवरीथिंग बनाना शुरू करेंगे, तो फिर जापान को कोई रोक नहीं सकता। जापान के अंदर कैपेबिलिटी हमेशा ही रही है और दबा के रखा गया था। अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि चाइना को कर्टेल करने के लिए अमेरिका को और यूरोपियन यूनियन को जापान को सपोर्ट करना पड़ेगा। जापान कैन बिकम ए पावर, जापान का पावर बनने में कोई समय नहीं लगेगी। तो ये अभी नाउ ट्रंप की प्रायोरिटीज क्या होगी, ट्रंप की प्रायोरिटीज क्या होगी ये देखना है। और जिस तरीके से सेमीकंडक्टर, एआई और जितनी मैन्युफैक्चरिंग है, जिस तरीके से अगर वहां आ जाए, जो भी टैरिफ वॉर चल रहा है, तो भी चाहते हैं कि लोग यहाँ पर आए। चाइनीज कंपनी भी सफर कर रही है, तो चाइनीज कंपनी तो अभी उनका प्लान यही चल रहा था किसी और देश में जाकर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो जैसी मैन्युफैक्चरिंग वहां से चाइना से शिफ्ट होगी या रिलोकेट करेगी, चाइना को अपनी वीकनेस महसूस आने लगेगी और कमजोर होने लगेगा। बिकॉज चाइना जो है ऊपर से बना हुआ है लेकिन इंटरनली स्ट्रॉन्ग नहीं है। अभी वो जो सिचुएशन जरा जो पावर रशिया के पास और अमेरिका के पास थी, जिस तरीके से रूल कर रहे थे, उस सिचुएशन में चाइना अभी पहुंच नहीं पा रहा था। और पहुंचने की अगर कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने की, ट्रंप उसको काटने में सक्षम होंगे। और ये कदम उस तरफ बहुत अत्यंत आवश्यक है, बिकॉज चाइना की जो नीति है आप सभी जानते हैं, उसकी वर्ल्ड फेवरेबल नहीं है, वो अपना फायदा ढूंढता रहता है, हर जगह से अपनी खाई है। लेकिन मेन थिंग देखिए कैसे क्या प्रोग्रेस होता है। और ये ट्रंप जो भी बोल रहे हैं, फिलहाल अभी तो जहां भी आगे बढ़ रहे हैं 2 स्टेप, उनको 1 स्टेप पीछे लेना पड़ रहा है। अब देखिए कैसे चलते हैं और क्या करते हैं, और अमेरिका अगेन टॉप अगेन सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं। देवनाथ सर, अब आप इसे अब यहाँ से कैसे देखते हैं? अगर सबसे लास्ट ही प्रायोरिटी है या फिर अभी ट्रंप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो फिर जो है उसकी बहन का सामने आना, फिर ट्रंप का भी ये कह देना कि सुधर जाओ या तमाम चीज़ें। सचिन, ये देखना पड़ेगा कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उनके दादा के समय से, उनके पिताजी के समय से, और अब किम जोंग उन भी चाहते हैं कि जो अगर उनको कुछ हो जाए तो अगला कौन पावर में आएगा। तो इसलिए वो बीच बीच में अपनी बहन को आगे कर देते हैं, ताकि नॉर्थ कोरिया की जो
आवाम है, इंटरनल जो पॉपुलेशन है, वो मानसिक रूप से तैयार है कि अगर किम जोंग उनको कुछ हो गया, ऐसे तो वो अभी युवा हैं, 40-41 साल के हैं, लेकिन ऐसा करके वो नॉर्थ कोरिया की आवाम को दिखा रहे हैं और जो उनकी पोलिट ब्यूरो है उसको दिखा रहे हैं कि मेरे बाद मेरी बहन ही नेक्स्ट इन लाइन है। हाँ, कि ट्रम्प किस तरह से नॉर्थ कोरिया को टैकल करेंगे, ये समझना पड़ेगा कि नॉर्थ कोरिया जो अपनी हरकतें दिखाता है बार-बार शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल या इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल फायर करके, ये हरकत वो तब ज़्यादा करता है जब अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। तो ये अगर ट्रम्प चाहते हैं कि नॉर्थ कोरिया जो है अपनी इस दुश्मनी के भाव को थोड़ा कम कर दे, तो ट्रम्प को 2 चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो ये जो हर साल जो एक्सरसाइज होती है, जो कि बहुत ही हाईली विजिबल एक्सरसाइज होती है, वो दुनिया भर के प्रेस और मीडिया को ले जाकर दिखाते हैं कि ये एक्सरसाइज किस तरह से हो रही है। जैसे कि अभी फ्रीडम शील्ड जो एक्सरसाइज हो रही है, इसमें 300 से ज्यादा दुनिया भर से पत्रकारों को लेके गए हैं। एक और चीज जो ट्रम्प को करनी पड़ेगी कि नॉर्थ कोरिया को एश्योरेंस देना पड़ेगा कि दक्षिण कोरिया या अमेरिका की फौजें कभी भी जो 38 जी पैरेलल है, जी। मिलिटराइज जोन है, उसको क्रॉस करके उत्तर में नहीं जाएंगे। यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जी, यानी ट्रम्प कि को उसी बनाने स्ट्रेटजी पड़ेंगे। के हिस्से के तहत ही जो है ये चीज़ शुरू की गई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए।